हेलो एवरीवन। करियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत जरूरी है और सभी अभ्यर्थियों को इस विषय में जानकारी होनी चाहिए, वो है भारत का रिजर्वेशन पॉलिसी। भारत सरकार की जो आरक्षण नीति है उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वस्तुतः यह टॉपिक जो है ना वो एक सामाजिक और राजनैतिक विषय है। सामाजिक इसलिए क्योंकि हमारा देश भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है ना वो प्रारंभ से उसमें विभेदीकरण के कई तत्व देखे गए हैं और खासकर जातिगत आधार पर जो विभेदीकरण है वो समाज में सदियों से व्याप्त है। राजनैतिक विषय इसलिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है भारत के राजनीति में, खासकर जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले से ही जातीय आंदोलन भारत में प्रारंभ हो चुका था। एक जातीय चैतन्यता लोगों के अंदर आ रही थी और ये कहीं ना कहीं प्रतिक्रियावादी थी, क्योंकि सदियों से जो शोषणकारी प्रवृत्तियां भारतीय समाज में विद्यमान रही उसका फल स्वरूप यह प्रतिक्रिया खासकर तथाकथित छोटी जातियों में या दबे कुचली वर्गों में या जातियों में निश्चित रूप से फैला। और हम देख सकते हैं जैसे पेरियार का आंदोलन था, महाराष्ट्र में कई जातीय आंदोलन हुए, ज्योतिबा फुले है ना, इस तरह के कई नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे जो जाति आंदोलन को प्रोत्साहन भी देते थे और खासकर समाज में जो सामाजिक विसंगतियां व्याप्त थी उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। केरल में नारायण गुरु थे, जस्टिस आंदोलन मद्रास में चला है ना, और भी कई क्षेत्र में भारत के कई प्रांतों में यह जातीय आंदोलन चला था। खासकर जब हमारा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण किया गया और इस संविधान सभा में नौकरी में आरक्षण की पॉलिसी लाई गई थी, जिसका उद्देश्य यह था कि समाज का वो वर्ग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है या वंचित वर्ग है उसे मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक उचित तरीका या उपाय अपनाया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की जो पॉलिसी है, आरक्षण की जो नीति है वो हमारे देश में लागू की गई थी। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भारत में आरक्षण नीति क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है और उसका वर्तमान स्वरूप क्या है और क्यों इस मुद्दे को लेकर बार बार बहस होती आई है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच हो। कहीं ना कहीं इसे एक डिस्क्रिमिनेशन के रूप में भी लोग देखते हैं, जबकि यह डिस्क्रिमिनेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है और दायित्व है और समाज का हर एक वर्ग मुख्य धारा में शामिल हो या भारत के हर एक नागरिक का भी कर्तव्य होता है। यह एक पवित्र उद्देश्य के साथ आरक्षण की नीति हमारे देश में लागू की गई थी। भले ही इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि आरक्षण से जो लाभ मिलना चाहिए था तथाकथित जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको अभी तक वो लाभ उनको नहीं मिल पाया है। इसके पीछे क्या कारण है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस विषय पर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले आप सबों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और यह चैनल आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ना, क्योंकि ये हमारे चैनल में सिर्फ
कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब्जेक्ट्स चुने जाते हैं और उससे संबंधित वीडियोस आपके समक्ष लाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत में आरक्षण नीति के बारे में। तो आइए हम लोग पहले जाने कि चूंकि हमारे देश में सर्वोच्च स्थान जो है वो हमारे देश के संविधान का है, भारत के संविधान का है। और भारत के संविधान का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना, एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट। यही उद्देश्य है हमारे संविधान का, मूल उद्देश्य यही है। तो हमारे संविधान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसके तहत जो शासन के अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करती है ताकि समाज में समरसता आए, समानता का भाव आए और समाज का खासकर वो वर्ग जो मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हो पाया है, उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, है ना। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। और इस मौलिक अधिकार की विशेषता यह है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। जहां आर्टिकल 50 मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 15 है, ये साफ कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, मूल वंश, है ना, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन बात यह है कि हमारे संविधान का तो मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य है ना, उसकी स्थापना करना है। इसलिए आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत राज्य के स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार जो है वो संविधान देता है आर्टिकल 15(3) के तहत, है ना। और वहीं आर्टिकल 15(4) जो है वो राज्य को शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार भी संविधान जो है वो सरकार को देता है। यहाँ राज्य से कंसेप्ट देश से है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के अनुसार राज्य उसे कहते हैं जो संप्रभु है। हालांकि बोलचाल के भाषा में हम लोग स्टेट्स को राज्य कहते हैं और कंट्री को देश कहते हैं, लेकिन यहाँ जब संविधान में के बातों की चर्चा होगी, यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है। तो सरकार को, राज्य सरकार को यह व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है कि जो इस शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके ये विशेष व्यवस्था जो है वो सरकार को करना चाहिए। आर्टिकल 16 जहां किसी भी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में समान अवसर देने की बात कहता है, वही आर्टिकल 16(4) आरक्षण का प्रावधान यहीं से आया है। आर्टिकल 16(4) के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी पदों पर आरक्षण कर सकती है। इस आर्टिकल के तहत भारत में आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। हालांकि जब हमारा संविधान बना था तो यह व्यवस्था 10 साल के लिए लाई गई थी कि 10 साल के अंदर सरकार अपने कृत्यों से, अपने नीतियों से, पॉलिसीज से जो समाज के वो वर्ग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनको उनकी हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। और इसके लिए 10 साल का समय दिया गया था, लेकिन ये कंटिन्यू, अनवरत अभी तक यह व्यवस्था जारी है। तो जॉब में, नौकरियों में आरक्षण की बात तो आर्टिकल 16(4) करता है। इसके अलावा 77वां जो 77 जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्रोन्नति में भी आरक्षण देने की बात कही गई कि प्रोन्नति, जो कोई अगर जॉब में है उसका प्रमोशन होता है ना, तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था जो है
वो लाया गया संविधान के माध्यम से। ये 77वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा आर्टिकल 46 जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इसमें संविधान सरकार को, राज्य सरकार को यह निर्देश देती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 46 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करे, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 335 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सेवाओं और नियुक्तियों में उचित प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। जो अनुसूचित जनजाति है और जो अनुसूचित जाति है, उसके लिए आर्टिकल 335 में भी प्रावधान लाया गया है ना। और जैसा कि मैंने कहा कि जनगणना की अगर हम बात करें तो पहली बार वो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मेयो थे, है ना। लेकिन ये जनगणना सीमित क्षेत्र में हुई, है ना। और 1881 में लिटन के समय पहली बार पूरे भारत में जनगणना कराई गई थी। इसमें जातियों का भी उल्लेख किया गया था। उसके बाद हर एक 10 साल में भारत में जनगणना हुई, लेकिन 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें ओबीसी वगैरह को भी एक डाटा बेस तैयार किया गया था। ओबीसी में कौन आते हैं, एससी में कौन कौन जातियां आती हैं, एसटी में कौन कौन जातियां आती हैं, वो 1931 के सेंसस में जनगणना में ऐसा लाया गया था, प्रावधान लाया गया था। लेकिन उसके बाद जो अभी तक जनगणना हुई है, ऐसा कोई डाटा तैयार नहीं किया गया है जो जातिगत आधार पर उन संख्याओं को बता सके। हालांकि एससी और एसटी का डाटा वो तैयार किया जाता है, लेकिन ओबीसी का डाटा 1931 के बाद बिल्कुल तैयार नहीं किया गया। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की कि हमारे संविधान में आरक्षण को लेकर क्या क्या आधार निर्मित किए गए हैं, और इसी के आधार पर आरक्षण का प्रावधान जो है वो 10 वर्ष के लिए लाया गया। लेकिन प्रारंभ में जब हमारा देश आजाद हुआ था, है, लेकिन ये जो समय सीमा रेखा है ये लगातार बढ़ती चली गई, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। क्योंकि आरक्षण ठीक है, इसका उद्देश्य पवित्र है कि समाज के हरेक वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए, समाज का हरेक वर्ग मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। लेकिन इसके आधार पर जो राजनीति होती है, जो वोट बैंक की राजनीति होती है, जहां पर अंदर की इच्छा शक्ति उन खास वर्ग जो दबे कुचले वर्ग है उनका उत्थान नहीं होता, उनको प्रॉपर वे में लाभ नहीं मिल पाता, तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को उपाय करना चाहिए, पॉलिसीज बदला जाना चाहिए। जिससे संविधान में कई संशोधन करके पॉलिसीज को चेंज किया गया है, तो आरक्षण हो लेकिन उसका लाभ सही व्यक्ति को मिल सके, यह प्रावधान भी जरूर होना चाहिए। आइए हम लोग आगे देखें। जो आरक्षण की श्रेणियां हैं, आरक्षण के जो कैटेगरीज हैं, उसको 4 भाग में बांटा गया है आरक्षण की श्रेणियों को, है ना। सबसे पहले अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 15% का आरक्षण रखा गया है सरकार के द्वारा। जो शेड्यूल ट्राइब है उनको 7.5% का आरक्षण उनको दिया जाता है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 27% का आरक्षण दिया जाता है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिनको EWS कहते हैं, उनको 10% का आरक्षण, ये जो प्रावधान है EWS के लिए 10% का आरक्षण, वो 103 जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसके तहत यह प्रावधान आरक्षण नीति में लाया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग है या लोग हैं जो किसी भी जाति के हो, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा
EWS के तहत, है ना। तो ये बात तो हम लोग जान गए कि ये 4 कैटेगरीज हैं आरक्षण में। अब हम लोग को जानना है कि जो भी राजनीतिक जो उथल पुथल इस दिशा में हुआ आरक्षण को लेकर, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आई, है ना, प्रतिक्रिया भी समाज में आया, सामाजिक विभेदीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली गई। तो सरकार के द्वारा कई तरह के आयोगों की भी स्थापना की गई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तो पहला जो आयोग था वो कल्याण आयोग था। टाटा कालेलकर के अधीन यह आयोग का गठन किया गया था 1953 में। और इस आयोग में ओबीसी की पहचान की गई थी कि ओबीसी में कौन कौन से कास्ट हैं। तो कल्याण आयोग ने ओबीसी के बारे में जो डाटा दिया इसमें, लेकिन इसके टाटा कालेलकर आयोग के सिफारिश को खत्म कर दिया गया मंडल आयोग के द्वारा। ये मंडल आयोग डीटी मंडल के अधीन 1979 में ये आयोग का गठन किया गया था। और यह आयोग फोकस था कि 27% जो आरक्षण है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको मिलना चाहिए, है ना। और इस पर एक वाद हुआ था। ये वाद था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। ये जो केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसमें 9 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्णय दिया और इस निर्णय में बताया कि ठीक है मंडल कमीशन लागू कीजिए, लेकिन जो आरक्षण है टोटल आरक्षण, मतलब SC ST OBC जितने भी तरह का आरक्षण है वो 50% से अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब अप टू 50% ही होना चाहिए। यह निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। 77वें संविधान संशोधन के तहत प्रोन्नति में भी, मैं इसकी चर्चा में कर चुका हूं कि प्रोन्नति में भी आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया। अब हम लोग आगे देखें कि ये जो 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान, मतलब किसी भी जाति को, खासकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान लाया गया था। EWS के तहत वो कैंडिडेट आ सकते हैं जिनका फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख प्रति वर्ष से नीचे हो, मतलब एक वर्ष में 8 लाख से अधिक अर्निंग नहीं हो उस फैमिली का। दूसरा, उस फैमिली के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, है ना। 1000 वर्ग फुट से कम का मकान हो, है ना। और नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम भूमि हो जो नोटिफाइड एरिया है, और जो नोटिफाइड एरिया नहीं है वहां 200 गज से अगर कम भूमि हो तो वह व्यक्ति EWS के तहत आरक्षण का लाभ ले सकता है। ये 103वां जो संविधान संशोधन था उसमें यह प्रावधान भारत के आरक्षण नीति से जुड़ गया। तो आरक्षण का जो सरकार का जो उद्देश्य था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कई तरह की विडंबनाएं तो थी हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष, खासकर सामाजिक समरसता को लाना, है ना। समाज का वो वर्ग जो वंचित है, कुपोषित है, ब्रिटिश की जो नीतियां थी उससे खासकर जो किसान वर्ग और तथाकथित ये लोग छोटी जातियों से ही बिलोंग करते थे, तो इन लोगों की सामाजिक दशा जो थी वो खराब थी और समाज के मुख्य धारा में भी शामिल नहीं थे। कई जनजातीय क्षेत्र भी ऐसा था, जनजातीय लोग जहाँ रहते थे उनका भी जीवन स्तर बिल्कुल नीचे था, है ना। तो इसमें सुधार लाना भारत के हरेक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए और खासकर हमारे शासन व्यवस्था को उस दिशा में एक सार्थक प्रयास करना चाहिए। क्या यह प्रयास सार्थक रहा? अब तक जितनी भी शासन व्यवस्था आई, क्या इन लोगों की भागीदारी, जो समाज की वंचित, कुंठित, शोषित वर्ग है, उनकी भागीदारी क्या समाज में बढ़ी? निश्चित रूप से बढ़ी, लेकिन वो इतना ही नहीं बढ़ी जिससे संतुष्टि हो, है? भारत में अभी भी गरीबी अपने पराकाष्ठा पे है ना।
लगभग लगभग 30% जनसंख्या भारत का अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है, बुनियादी सुविधाएं नहीं। तो उन वर्गों से लोग क्यों नहीं सरकारी सेवा में जा रहे हैं? उसका उसका कारण है, कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है उसमें त्रुटि है। जो पॉलिसी है वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। पहली बात तो शिक्षा, एजुकेशन का स्तर अभी भी नहीं सुधरा है ना। एक तो जो गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। कई तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है, जैसे मिड डे मील की सुविधा दी जा रही है, स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ जन जन तक नहीं पहुंच रहा है ना। जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफी नीचे है। दूसरी बात जो हमेशा जिसकी आलोचना की जाती है कि आरक्षण, जो सरकार की जो नीति, आरक्षण की नीति, उसका लाभ वे लोग ले रहे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात क्रीमी लेयर वाले लोग जो हैं वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जबकि ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जो वास्तव में वंचित हैं, शोषित हैं और समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं। ये हर एक भारत के नागरिक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन सब के उत्थान के लिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरी बात कि इस पूरे मुद्दे का, जो कि एक सामाजिक मुद्दा था, जो जाति के पर आधारित जो सामाजिक दशा हमारे भारतवर्ष में रही, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा लगभग सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती रही। वो एक वोट बैंक की राजनीति, समाज को तोड़ने की राजनीति, विरोधीकरण की राजनीति। और सामाजिक विरोधीकरण अगर होगा तो समाज का विकास कैसे होगा? तो निश्चित रूप से सरकार की यह पॉलिसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही पवित्र उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन पॉलिसीज का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो और उन लोगों तक निश्चित रूप से लाभ पहुंचे जिन्हें आरक्षण का लाभ वास्तव में मिलना चाहिए, है ना। और हमारे देश में यह विडंबना है कि हम लोग जातिगत आधार पर गरीबी और अमीरी का भी भेदीकरण करते हैं, जबकि हमारे देश में तथाकथित उच्च जाति के लोग भी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। बुनियादी सुविधा नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं है, सामाजिक दशा उनकी खराब है। तो सरकार इस दिशा में एक पहल तो हुआ 103वें संविधान संशोधन से, जो EWS के तहत उन लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान लाया गया। और योग्यता कहीं ना कहीं इससे बाधित हो रही है। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, वो असफल हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो सरकार को इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में एक समरसता की स्थिति आए, भारत देश निश्चित रूप से एक महान देश बन सके, है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में किसी रोचक विषय के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। और आपसे जाते जाते निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सबों को सफलता मिले प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आप लोग IAS, BPSC, SSC, रेलवे, जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सामान्य अध्ययन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।